वेलकम दोस्तों, बहुत दिनों बाद फिर से हम आ चुके हैं केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाले टॉपिक से। तो एलोट्रॉप्स क्या है ये हमने चैप्टर 3 में ही हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। एलोट्रॉप्स यू कैन से कि ऐसे एलिमेंट है, मतलब सेम एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो थोड़ा अलग है, लेकिन उनका फिज़िकल स्टेट वो सेम होता है। अगर सॉलिड का हुआ तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन बनावट ऐसा है कि सॉलिड है लेकिन अंदर का बनावट फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंज है, मतलब डिफरेंट है। उस एलिमेंट को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, और इस फेनोमेना को या फिर फेनोमेनन को हम कहते हैं एलोट्रॉपी या फिर एलोट्रॉपिज्म। ओके, बात करते हैं। देखिए, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं इसके पहले। तो सेम element exists in the different physical structures while being in the same physical state. Are called allotropes या फिर allotropes, and this phenomenon कहता हूँ, is called allotropy और एलोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स वैसे एलिमेंट है, मतलब सेम ही एलिमेंट है, कह सकते हो सेम एलिमेंट है, जो सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए भी उनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। अब तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम कार्बन का पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है या फिर पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं टेबल, अच्छा खासा टेबल बनाते हैं। इतना सा हो जाएगा शायद, इतने में। तो यहाँ पर ऐसा एक और यहाँ पर ऐसा। ओके, तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग की बात करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर ये कुछ ऐसा होगा। बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कार्बन के क्या क्या एलोट्रॉप्स हैं अपने चैप्टर 3 में मैंने पढ़ा दिया था। क्या क्या है रिकॉल करता हूँ। डायमंड है, ग्राफाइट है, और क्या है, फुलरीन है ना, फुलरीन। और फुलरीन में से कौन सा फुलरीन है भाई? C60। ओके, अच्छा। अब बॉन्डिंग में इनका बॉन्डिंग कैसा है ना। अच्छा सॉरी, बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगा, बॉन्डिंग नीचे होगा यहाँ पर। ओके वेट, बॉन्डिंग यहाँ पर होगा। हम बॉन्डिंग की बात करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बॉन्डिंग ही। ओके, तो डायमंड में कैसा बॉन्डिंग है, मतलब कार्बन एटम्स कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड है ना। तो इसका आंसर है ईच कार्बन एटम is bonded to other four carbon
एटम्स। ठीक है, तो डायमंड में क्या है, डायमंड में एक कार्बन एटम बाकी दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, मतलब बॉन्डेड होता है, दोस्ती करके रखता है वो, है ना, दोस्ती किया हुआ होता है। तो हमें तो पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है ऑल टुगेदर, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी क्या देखा कि ये कार्बन एटम चारों के चारों बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या, हमें ये भी पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, बिजली कंडक्ट करते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बिजली कंडक्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है बिकॉज उसका टेंडेंसी होता है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो ऑक्टेट बन सके, ऑक्टेट अटेन कर सके। तो इसीलिए क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होने से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। लेकिन इस डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं दिखेगा बिकॉज एक कार्बन एटम और भी 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। ओके, 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। कैसे बॉन्डेड है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे बॉन्डेड है। ओके, ऐसे बॉन्डेड है। ठीक है, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ पर कोई भी तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, सो इट इम्प्लाइज लिख सकते हो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जबकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो तुम कह सकते हो कि डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आपको याद रखना है। नाउ मूविंग टू ग्राफाइट। हमें पता है ग्राफाइट बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ व्हाट इज़ रीज़न, ये भी कार्बन से बना है, वो भी कार्बन से बना है, लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर रहा बिजली, वो कैसे कर रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्राफाइट, ग्राफाइट में क्या होता है, graphite is a good conductor of electricity, we know that, good conductor of electricity, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल में। ओके, उसमें एक्सेप्शन था कि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर्स, बट एक्सेप्शन इज ग्राफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, द रीज़न इज दैट each carbon atom of graphite, in graphite, sorry, of graphite नहीं, in graphite, it is bonded to other 3 carbon atoms। मतलब डायमंड में एक कार्बन एटम बाकी के 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो एक फ्री कार्बन है। ओके, सो देयर इज वन फ्री कार्बन बिकॉज वी नो कार्बन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें से 3 बॉन्ड्स उसने बना लिया है और बाकी का एक बॉन्ड नहीं बनाया। ओके, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि कार्बन का भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, कार्बन का भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियसली बात है, उसको शेयर करना है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है। और हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कंडक्ट करता है बिजली, जब वो फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जब वो फ्लो करते हैं तभी बनता है इलेक्ट्रिसिटी, और जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है तो तब बन जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है मतलब क्या, ऑब्वियसली ये बात क्या कर रहा है, ऑब्वियसली लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होती
जो बिजली कंडक्ट करती है ना। ओके, सो कंडक्ट्स, ओ सॉरी, इसको इसी में से, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये था सेकंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। नाउ थर्ड क्या है, फुलेरिन C60। तो फुलेरिन का एक टाइप है C60, बहुत सारे फुलेरिन्स हैं, इसमें से ये है बकमिंस्टर फुलेरिन, जिसको हम लिखते हैं C60। मीन्स यहाँ पर 60 कार्बन के एटम्स बॉन्डेड है एक साथ। कैन यू इमेजिन, 60 कार्बन एटम्स बॉन्डेड है। दिस इज द मोस्ट अनबिलीवेबल कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो है कार्बन का, देखो भाई कितना सेम, मतलब वो सेम लोगों के साथ 60 लोगों के साथ बॉन्डेड है। तो बहुत ख़तरनाक लोग ये, ठीक है, बहुत वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। तो व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन्स 26 membered rings, 6 membered rings and 12 5-membered rings, 12 5-membered rings। तो इसमें 20 6 मेंबर्ड वाले एक रिंग है और 12 5 मेंबर वाले रिंग्स हैं। एंड दिस इज़ नथिंग बट द फर्स्ट, यू कैन से द फर्स्ट आइडेंटिफाइड फुलेरिन, सबसे पहला आइडेंटिफाई खोजा गया फुलेरिन को हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन C60। and it was founded or identified in the year 1985 by 3 scientists. I don't know, I don't remember the name. तो आइए अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, फुलेरिन का स्ट्रक्चर कैसा है ना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर 3D रिजिड स्ट्रक्चर, 3D रिजिड, 3 डायमेंशनल है और रिजिड है, मतलब इतना आसानी से डिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, इतने आसानी से ये अपना शेप चेंज नहीं करता, यू कैन से। ओके, दिस इज कॉल्ड रिजिड। जैसे कि एक पत्थर, दिस इज ऑल्सो 3D रिजिड स्ट्रक्चर, नॉट 3D बट रिजिड स्ट्रक्चर। ओके, 3 डायमेंशनल कह सकता हूँ, लेकिन ओ अच्छा ठीक है 3D होगा, वो मैं सोच रहा था वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मैं दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, अच्छा बाद में याद आएगा तो बताऊँगा। 3D रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका, डायमंड का। देखा भी होगा आपने वीडियोस में, फ़ोटोज़ में, या फिर रियल में फिर देखा होगा आपने। और ग्राफाइट का होता है हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल एरे का मतलब क्या है कि 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन का एक ऐसा होता है, ठीक है, 6 कार्बन होता है और एक एरो की तरह होता है, एक तीर की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एरो की तरह होता है, इसको इसलिए बोला है ए रे। रे कैसा होता है, तीर की तरह होता है रे, है ना, अपने मैथ्स में पढ़ा होगा रे क्या होता है, ऐसा होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं होता, ये चलते जाता है। ठीक है, इसको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। ना फुलेरिन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसा, सॉकर बॉल या फिर बकी बॉल कह सकते हो। ठीक है, बकी बॉल और सॉकर बॉल, ठीक है, बकी बॉल या फिर सॉकर बॉल, तो इसके 2 नाम हैं। ठीक है, या तो बकी बॉल कह सकते हो या फिर सॉकर बॉल कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई। ओके, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं और मतलब अपने नॉलेज में रखना है, सिंपल सी बात है। और ये फुलेरिन है, इसका नाम फुलेरिन कैसे पड़ा, मतलब कैसे हुआ इसका नाम फुलेरिन, कैसे या फिर कैसे, तो क्यों हुआ फुलेरिन, इसका भी एक रीज़न है। आइए इस रीज़न के बारे में बात करते हैं, क्या रीज़न है देखते हैं। अरे यार, रीज़न इज़
C60 was named after an US architect. Oh sorry, अरे स्पेलिंग गलत देख रहा हूँ बार बार. सो C60 मतलब जो बकमिंस्टर फुलरिन है, इसको एक US आर्किटेक्ट जिनका नाम है बकमिंस्टर फ्यूलर. बकमिंस्टर फ्यूलर के नाम पर इसको इस C60 को फुल्लेरीन कहा गया. बकमिंस्टर फुल्लेरीन कहा गया. ठीक है, ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके नाम का यूज़ किया गया? बिकॉज whose geodesic या फिर डोजिक डोम was similar to C60. तो उन्होंने एक जियोडेजिक या फिर डोजिक डोम बनाया था जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब C60 के समान, मतलब सिमिलर था, हूबहू था. ओके, सिमिलर था मतलब शेप एकदम सिमिलर था, शेप सेम था लेकिन साइज़ अलग है ना. सिमिलर मैथ्स में पढ़ा है आपने. C60 was named after an US architect Buckminster Fuller, and why it was named after him? Because to honor him, because he invented, or you can say he made a geodesic dome which was similar to C60. That's why इसका नाम Buckminster Fullerene कहा जाता है. फिर आगे बढ़ते हैं. अभी हम बात करने जा रहे हैं intro means introduction to saturated and unsaturated hydrocarbons. ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है. सो हाइड्रोकार्बन इज़ वेरी सिंपल थिंग. इट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर, और यू कैन से ए कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स टुगेदरली बॉन्डेड. ठीक है, तो हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से कार्बन तो हाइड्रोकार्बन ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें तुमको हाइड्रोजन भी मिल जाएगा और कार्बन के एटम भी मिल जाएगा. उसी कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. सिंपल है. अब ये दो तरीके के हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड. डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है कि इनको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस. डिफरेंस कुछ ऐसा है. तो पहला है अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड. ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और नो मोर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. मीन्स वी कैनॉट ऐड मोर सॉल्यूट टू दिस सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. मीन्स इसका फुल हो चुका है, इसमें और जगह नहीं है सॉल्यूट डालने का टू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए. बिकॉज सॉल्वेंट का अमाउंट अगर फिक्स्ड रहता है तब जाके हम इसको कह सकते हैं. अगर सॉल्वेंट का अमाउंट हम चेंज कर देते हैं तो फिर से ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाएगा. सो टू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए जब एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और सॉल्यूट हम डाल नहीं पा रहे हैं तब उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड. सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही कुछ केस है. क्या केस है देखते हैं.
So uh, we can write carbon atoms are saturated. कार्बन एटम्स को हम कब सैचुरेटेड कहेंगे? विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू which no multiple bonds जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ऐसे बॉन्ड्स क्या होगा? आर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आर नॉट प्रेजेंट, ओके। नो मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब कि कार्बन एटम्स के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड के अलावा और कोई डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है कार्बन एटम्स के बीच में। तो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और ये कब होता है? जब कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो चुके हैं और हम बॉन्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें पता है कि कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स कर सकता है। तो 4 में से 4 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ किया और नहीं कर सकता, तब हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लगे हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, और इनके अलावा और कार्बन बॉन्ड नहीं बना पाता। तब उस बॉन्ड को उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड, मतलब वो हाइड्रोकार्बन में और हम हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ए सिंगल, अच्छा लिख दूंगा बाद में, पहले इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। तो अब इसका मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन होगा कि कार्बन एटम्स आर नॉट सैचुरेटेड, ओके। यहाँ पर होगा आर नॉट सैचुरेटेड, आरेंट सैचुरेटेड with maximum number of hydrogen atoms due to which मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस वाले हाइड्रोकार्बन में। तो अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड में कार्बन एटम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो इसलिए वो सैचुरेटेड नहीं है। और क्योंकि बॉन्डेड नहीं है हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो इसलिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नाउ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। और यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। और रिमेंबर यहाँ पर भी ओनली 1 डबल या फिर ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ, क्लैरिफाई हो जाएगा। 1 डबल और 1 ट्रिपल, अच्छा 1 डबल और 1 ट्रिपल ऐसे लिखूँगा तो अच्छा होगा। 1 डबल, या तो एक डबल होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड्स आर
प्रेजेंट। तो ये हो गया। अब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे भाई कि ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जिन्हें हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स। तो लिखो, अरे यार बार बार इसको मैं भूल ही जाता हूँ, हाईलाइटर है भाई। सो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ये लो। अब फिर से डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी, चलिए। डिस्टिंग्विशिंग मतलब क्या, ये और ये दोनों अलग अलग हैं, इसको पहचानने के लिए हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं ना। तो उसको अलग अलग करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करना पड़ता है जिससे कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि भाई ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। कैसे, जब भी कोई सैचुरेटेड हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो एक ब्लू फ्लेम से जलता है, बर्न विथ ए ब्लू फ्लेम। जैसे कि आपके घरों में एलपीजी अगर आप यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर को जब हम जलाते हैं तो इसका फ्लेम ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो एलपीजी एक यू कैन से हाइड्रोकार्बन है जो कि सैचुरेटेड है, मतलब उसके अंदर जितने भी उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है और बॉन्ड नहीं बना सकता वो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका एक नाम भी है, क्या नाम है भाई, आइसोब्यूटेन। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। आईयूपैक में हम इसको देखेंगे, आईयूपैक नोमेनक्लेचर जितनी भी चीज़ें, फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत टॉपिक्स बाकी हैं इस चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट सब हम डिस्कस करेंगे। तो एलपीजी एक सैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब तुम इसको जलाओगे तब ये येलो सूटी फ्लेम से जलता है। ओके, नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डोंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। इसका मतलब क्या है, डीकलराइज मतलब क्या, कलर को हटा देना, है ना। कलर को यू कैन से कलरफुल चीज़ को डिसकलर कर देना या फिर डी कलर कर देना, मतलब कलर को हटा देना, सिंपल सी बात है। वैसा ही करता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब वो नहीं करता, वो शांत है एकदम, वो अच्छा बच्चा है ना, वो कुछ नहीं करता, वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता। अब डीकलराइज का मतलब क्या है कि ब्रोमीन का कलर क्या होता है, हमें पता है रेडिश ब्राउन होता है, वी नो ब्रोमीन कलर इज रेडिश ब्राउन। तो अपना जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये इसको इस रेडिश ब्राउन कलर को रेडिश ब्राउन ही रखता है, ओके। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये भाई, ये बहुत ख़तरनाक लौंडा है। ये ब्रोमीन वाटर को, मतलब रेडिश ब्राउन कलर को भी डीकलराइज कर देता है, इसके कलर को बदल लेता है, ठीक है। कलर को बदल देता है, कैसे बदलता है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी आपको क्लियर नहीं होगा बिकॉज मैंने आपको ये सब पढ़ाया नहीं ठीक से, अभी ये बहुत कुछ पढ़ना बाकी है आपके लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको कुछ समझ में अभी आएगा नहीं, ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। प्लस Br2, जब हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यह है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने ब्रोमीन वाटर में मिलाया, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो ब्रोमीन है ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा,
तो तोड़ने के बाद क्या होगा तुम खुद ही देखो। तोड़ेगा, ये देखो कैसे। तोड़ने के बाद अभी कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और फिर इसके साथ Br लग जाएगा और इसके साथ फिर से Br लग जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ब्रोमीन ने आकर इनके बीच में दो जो रिश्ता था, एक रिश्ता दोनों में से ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके वो खुद इसके साथ एक रिश्ता बनाया और इसके साथ ये दूसरे ब्रोमीन ने रिश्ता बनाया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होता है, ये Br2 है। Br2 क्या है भाई, ब्रोमीन गैस है ना। अब ब्रोमीन गैस का कलर आपको पता है, ये रेडिश ब्राउन है। अब ये क्या बन गया, ये भी Br एटम बन गया है। तो Br एटम जब बन जाएगा तब उसका कलर जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो नहीं रहता। ओके, बिकॉज रेडिश ब्राउन कलर तभी होगा जब Br2 मॉलिक्यूल होगा। जब Br2 मॉलिक्यूल ही नहीं है तो ये रेडिश ब्राउन कलर नहीं रहेगा, डी कलराइज हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बाद में आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जब तुम इसको और भी पढ़ोगे, इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ोगे। ओके, मैं ज़्यादा एडवांस पढ़ा दिया इसमें, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में तुमको समझ में आ ही जाएगा कैसे ना कैसे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे होगा, ठीक है। अरे यार, ऐसे होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लास्ट में। तो अभी के लिए इतना ही रखो। समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाएगा जब तुम पढ़ोगे इसके बारे में। CH2 CH3 ऐसे करके बहुत सारे अभी पढ़ना बाकी है। आगे बढ़ते हैं देन, कहाँ तक जाएंगे अभी देखो, कहाँ क्या क्या पढ़ते हैं अब देखो। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सैचुरेटेड को हम कहते हैं एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक नाम दिया गया है एल्केन। क्या नाम दिया गया है, एल्केन। ओके, क्या नाम दिया गया है, एल्केन, ALKANE। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, दो नाम दिया गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है उनको। वन इज एल्कीन एंड द अदर वन इज एल्काइन, ठीक है। तो सैचुरेटेड में एक ही है एल्किन, और अनसैचुरेटेड में दो है, एल्किन और एल्काइन। स्पेलिंग कुछ ऐसा है, ALKYNE। सुनने में सब कुछ एक ही लगता है, सिर्फ AE और Y का डिफरेंस है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंस इनके बीच में। क्या डिफरेंस है देखते हैं। डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि एल्केन जो है, एल्केन इसका जनरल फार्मूला भी देख लो भाई। जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 याद कैसे रखना है, बहुत फनी तरीके से याद रखना है। कहें दो ना +2, कहें दो ना, ठीक, कहें दो ना, कहें से n आएगा, दो ना +2, ठीक है। और बाकी का C और H आपको याद रखना है, ठीक है। कहें दो ना +2, ठीक है, ऐसे याद रखना है। थोड़ा हंसी मजाक तरीके से याद रखना है, ठीक है, जिससे कि याद रहता भी है। ओके, इसके बाद ये तो एल्केन का जनरल फार्मूला है, मतलब जितने भी एल्केन वाले कंपाउंड्स हैं उनका ऐसे ही फॉर्म में वो होते हैं, ऐसे फार्मूला से वो होते हैं। अब n का वैल्यू कुछ होगा तब ये होगा। ओके,
बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर बाद। एल्किन का क्या है? एल्किन का है कह दो ना सिर्फ, ओके, कह दो ना, बस इतना ही है इसका। तो एल्किन का सिर्फ कह दो ना, ठीक है, कह दो ना बस। और एल्काइन का है कह दो ना -2। कैसे? कह दो ना -2, ओके, कह दो ना -2 या फिर -2 भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है बहुत फ़नी तरीके से, मैंने भी इसको ऐसे ही याद रखा है, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में जितने भी एल्किन वाले कंपाउंड्स हैं जो जिनमें सिंगल, अच्छा इसमें बारे में बात करेंगे, ठीक है, अभी के नहीं। जितने भी सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें उनका जनरल फार्मूला ऐसे होता है, ऐसे फॉर्मेट में रहते हैं, ओके। अब इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। एल्केन ये भी एक कंपाउंड ही है, क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनके बीच में जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कैसा कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब कितना है, डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, कैसा है? तो एल्केन में सिंगल है, बिकॉज क्या बोला था मैंने, सैचुरेटेड है, मतलब और कोई भी हाइड्रोजन एटम हम नहीं ऐड कर सकते हैं, ये फुलफिल हो चुका है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है एल्केन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में। एंड एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है, वन डबल कोवैलेंट बॉन्ड लिखना ज़रूरी है, वन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर डबल से ज़्यादा हुआ तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, याद रखो। अगर उस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ वन डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है तभी जाकर ये फॉर्मूला एलिजिबल है, नहीं तो ये फॉर्मूला एलिजिबल नहीं है। और एल्काइन में ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड, दोनों ही अनसैचुरेटेड है। और आपको पता ही था कि अनसैचुरेटेड में डबल भी हो सकता है या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा सिर्फ, ओके ओके ओके। तो ओके, जैसे कि अभी अच्छा, मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखाया था अनसैचुरेटेड में, इसमें एक्चुअली वन को ना ही लिखो तो बेहतर होगा, ठीक है। 10 के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन अगर जनरल केस में देखा जाए तो ये गलत है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके, प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इट इज़ बेटर टू राइट, ठीक है, लाइक दिस। क्लास स्टैंडर्ड में, मतलब इस वाले स्टैंडर्ड में एल्कीन में ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन डबल बॉन्ड है, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो गए तब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तब भी ये अनसैचुरेटेड ही रहेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही रहेगा, ओके। बस इस वाले फार्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए वन डबल कोवैलेंट बॉन्ड चाहिए होता है, ओके। सिमिलरली अभी एल्काइन का वन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें, तो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ओके, वन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, नाउ यहाँ तक एक डिवीजन कर देता हूँ। इसके बाद है सफिक्स, क्या है इनका सफिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट बात है भाई, सफिक्स भी। सफिक्स ना, रुको थोड़ा सा वेट करो, सफिक्स पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बिकॉज नहीं तो सब कुछ येलो लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ओके हो गया। सो नाउ सफिक्स एडेड, सफिक्स अब तो पता है, सफिक्स होता है फ्रेज आफ्टर,
सफिक्स होता है फ्रेज आफ्टर। किसी भी वर्ड के बाद जब एक फ्रेज ऐड होता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, तो एल्केन वाले कंपाउंड्स के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे नाम होगा, वर्ड होगा, लास्ट में ANE, एन। ठीक है, कुछ कंपाउंड होगा, कुछ हाइड्रोकार्बन होगा, नाम लिखने के बाद लास्ट में ANE आपको ऐड करना पड़ता है, सफिक्स है वो। और एल्कीन, एल्कीन के लिए लास्ट में नाम लिखने के बाद ENE, इन। और एल्काइन के लिए आपको लिखना पड़ेगा आइन, YNE। ठीक है, ये वाइन नहीं है, ये आइन है। ठीक है, दिस इज़ नॉट वाइन, इट इज़ आइन, सो बी केयरफुल अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन। ये आइन है। ठीक है, ओके। तो एल्कीन में क्या क्या फीचर्स है, एल्केन में क्या है और एल्काइन में क्या है, सब फीचर्स आपको पता चल चुका है। ठीक है, नाउ इसका जो फॉर्मूला है देखो, CnH2n+2। ओके, तो अब गौर से देखो, जितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम है उनसे डबल, ठीक है, उसका डबल से दो ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। कैसे? अगर मैं n के जगह पर एक वैल्यू पुट करता हूँ CnH2n+2, सपोज n का वैल्यू है 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ये n की जगह पर 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1+2 मतलब 4, C1H4 मतलब CH4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ गौर से देखो कि कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं, कार्बन एटम यहाँ पर 1 है, और हाइड्रोजन एटम इसका डबल, 1 का डबल किया 2, और इसमें भी और 2 ज़्यादा मतलब 4, ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन एटम्स जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पर 2 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिंपल, सिंपल सा फंडा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, इसको मिस करोगे तो ख़त्म। ठीक है, अब मैं जो लिखने वाला हूँ ये एक्चुअली हम कहते हैं इसको रूट वर्ड, रूट वर्ड। ठीक है, या फिर क्या इसका एक और लिख सकते हो ऐसे, चेन लेंथ, चेन लेंथ, चेन लेंथ भी कहते हैं उसको, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो रूट वर्ड या फिर चेन लेंथ या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कितने सारे कार्बन एटम है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं, या फिर चेन का लेंथ कितना है, मतलब चेन में कितने सारे कार्बन एटम्स एक साथ हैं, उसको हम कहते हैं रूट वर्ड। समझ में आ जाएगा, देखो कैसे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये रूट वर्ड नहीं है, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। इसको हम कहते हैं चेन लेंथ या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक और बात आएगा उसको हम कहते हैं रूट वर्ड। रुको दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज़ रूट वर्ड। अभी जो लिखने वाला हूँ ये है रूट वर्ड। ठीक है, क्या है भाई देखते हैं। तो अगर कार्बन एटम एक हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 1, C1 लिखते हैं इसको, तब रूट वर्ड होता है मैथ, METH, इसके बाद जो होगा होगा मैथ। अगर कार्बन एटम 2 हुए तो रूट वर्ड क्या होगा, अगर कार्बन एटम 2 हुए तो रूट वर्ड होता है एथ, ETH। अगर कार्बन एटम 3 हुए तो रूट वर्ड होता है प्रॉप, PROP, प्रॉप। एंड इफ
कार्बन एटम इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4। तो अब इसको हम कहते हैं, रूट वर्ड होता है ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद जो होगा होगा, ठीक है, कुछ वर्ड ऐड होगा। ओके, इसके बाद अगर कार्बन एटम के नंबर्स हैं 5, अगर 5 कार्बन एटम्स हैं तो उसको हम कहते हैं पेंट, PENT, पेंट। अगर ऐसे ही 6 कार्बन, अरे यार, अगर ऐसे ही 6 कार्बन एटम्स हुए तो उसको हम कहते हैं हेक्स। ठीक है, ये कुछ रिलेटेड होगा आपसे, हेक्स। ओके, नाउ अगर 7 हुए कार्बन एटम तो उसको हम कहते हैं हेप्ट, HEPT, इसका जो होगा होगा। सिमिलरली अगर 8 कार्बन के एटम्स हुए तो हम कहते हैं ऑक्ट। ओके, ऐसे करके अगर 9 कार्बन के एटम्स हुए, इफ़ देर आर 9 कार्बन एटम्स, इसे हम कहते हैं नॉन, NON, नॉन। ठीक है, और अगर 10 हुए, इफ़ देर आर 10 कार्बन एटम्स, ठीक है, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 10, C10, तो हम इसे कहते हैं डेक। रूट वर्ड होगा डेक। इसके बाद जो होगा होगा, जो ऐड होना है होगा। ठीक है, तो 1 हुआ मैथ, 2 हुआ तो एट, 3 हुआ तो प्रॉब, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो हेप, 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नॉन और 10 हुआ तो डेक। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट दिस। ओके, ये एल्केन का ग्रुप है, ये एल्कीन का और एल्काइन का। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ फिर भी, ठीक है, कंफ्यूज ना होने के लिए। एल्केन, ये एल्कीन है, ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं n के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा, है ना, n के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला भी लिख लो। फार्मूला लिखने की ज़रूरत है क्या? अच्छा, लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिर से यार, देखो भाई, देखो कैसे होता है, देखो CnH2n+2, यहाँ पर CnH2n कुछ नहीं है, और यहाँ पर CnH2n फिर से -2। ओके, दिस इज़ द फार्मूलास। ओके, याद रखो, फार्मूले को याद करो, ठीक है, हो जाएगा याद। देखो, अब अगर मैं n का वैल्यू 1 देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ओके, मुझे कैसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा एल्केन के ग्रुप में? तो अगर n का वैल्यू 1 हो जाता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1H4। ठीक है, C1H4, या फिर कह सकते हो CH4। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, CH4। ठीक है, इसको हम नेमिंग भी करेंगे, इसका नाम भी हम देंगे। कैसे नाम देंगे पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। अब एल्कीन के देखते हैं। एल्कीन में जब हम n का वैल्यू 1 देंगे तो हमें क्या मिलता है? तो 1 दिया तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और यहाँ पर हो जाएगा C1, तो H2 होगा। ठीक है, CH2। और अगर हम एल्काइन में 1 वैल्यू पुट करते हैं इसके फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C1H0, मतलब सिंपल सी बात है, CH0। ओके, नाउ ये जो दो केसेस हैं CH2 और CH0, दिस केसेस आर नॉट पॉसिबल। तो ये सब केसेस पॉसिबल नहीं है। सो व्हाई नॉट पॉसिबल? ये सब पॉसिबल क्यों नहीं है? रीज़न है, क्या है ना, रीज़न जानना पड़ेगा आपको। रीज़न क्या है? रीज़न ऐसा है कि हमें पता है कि एल्कीन में क्या होना चाहिए, अभी तो पढ़ा, एल्कीन में एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड होना ही चाहिए। तो ज़रा सोचो,
अगर यहाँ पर कार्बन के नंबर है 1, मतलब यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो होना ही पड़ेगा। तो ज़रा सोचो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला बंदा है, तो अकेला बंदा डबल बॉन्ड और एक कार्बन एटम के साथ कैसे बनाएगा? बिकॉज वो तो सिंगल है यहाँ पर। अगर यहाँ पर C2 भी हो जाता, अगर यहाँ पर C2 होता तब भी मान लेते कि हाँ ठीक है, हो जाएगा ये काम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार्बन 1 है, लेकिन हमें पता है कि कार्बन को एक और कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड करना पड़ता है, और बाकी यहाँ पर H होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसीलिए कार्बन अपना जो उसूल है, क्या उसूल है? इसको 4 बॉन्ड्स जैसे भी बनाना है, 4 के 4 बॉन्ड्स इसको जैसे भी बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो बना ही नहीं सकता, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया सिर्फ, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनाया है, और बाकी के 2 उसने नहीं बनाया। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ये दूसरा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि एक डबल बॉन्ड चाहिए 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड रीज़न इज़ कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना है। किसके साथ? कार्बन ने सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। एक डबल बॉन्ड चाहिए किसके साथ? एक और कार्बन के साथ, ठीक है। लेकिन सर भाई यहाँ पर तो लोग, ये जो लौंडा है ये तो सिंगल है भाई, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है केस। अब ये वाला केस पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज हमें पता है कि एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, 2 या फिर यू कैन से कार्बन एटम्स के बीच में, 2 कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। तो एक कार्बन एटम और दो मिलाकर इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम है यहाँ पर। ओके, तो ये अकेला कार्बन एटम किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। और देखो यहाँ पर एज 0 है, मतलब क्या? हाइड्रोजन एटम है ही नहीं यहाँ पर, तो अकेला लौंडा क्या करेगा? ये कार्बन एटम अकेला क्या करेगा? कैसा बॉन्ड बनाएगा? तो क्या ये हाइड्रोकार्बन हुआ? ये तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हाइड्रोजन ही तो नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन कैसे होगा? और अगर हो भी जाता है तो उसको एक ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत है, एक और कार्बन एटम के साथ, लेकिन एक और कार्बन एटम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकेला है लौंडा, अकेला है। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि मिनिमम 2 कार्बन एटम्स तो चाहिए होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो लिखो मिनिमम 2 carbon atoms are required for डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज डबल बॉन्ड होने के लिए तुमको एक पार्टनर चाहिए होगा, तुम अकेले तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, तुमको एक और पार्टनर चाहिए होगा क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, फुटबॉल भी खेलने के लिए, चेस कैरम कुछ भी, है ना। तो इसीलिए 2 तो चाहिएगा मिनिमम। अच्छा, अब हम इसको नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का फॉर्मूला क्या है? नेमिंग करने का फॉर्मूला जो है, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट करना पड़ेगा, रुको ज़रा, थोड़ा सा रुको, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी जगह बनाता हूँ। जगह बनाते हैं, देखिए। अच्छा, इसको मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ अभी के लिए। थोड़ा सा वेट करो भाई, थोड़ा सा यहाँ पर, बस इतना जगह काफ़ी है ना? हाँ, बहुत है।
बहुत सही है। तो यह अब जगह बन चुका है, इतना तक है अपना। अच्छा, ओके। तो नेमिंग करने के लिए एक सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या है? ये हम फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स। प्लस इसके बाद क्या है? रूट वर्ड, मतलब मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये लगाना पड़ेगा। प्लस इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। अब ये सफिक्स क्या है? सफिक्स तो देखा था हमने, क्या था? एन, इन, आइन। लेकिन प्राइमरी सफिक्स कौन सा है भाई? प्राइमरी सफिक्स, देखो सफिक्स दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन, आइन, और सेकेंडरी आपको फंक्शनल ग्रुप के वक्त आपको मिल जाएगा। सो प्राइमरी सफिक्स पहले एंड एट द लास्ट सेकेंडरी सफिक्स। सो रिमेंबर सफिक्स दो तरीके के हैं। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा करके। सफिक्स जो है यहाँ पर दो तरीके के सफिक्स हैं। ओके, रुको। एक है प्राइमरी सफिक्स, एक है सेकेंडरी। ओके, सो दो तरीके के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और नेम करने का टेक्निक क्या है? नेमिंग का टेक्निक है पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, अगर है तो, अगर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। रूट वर्ड मतलब मैथ, एथ, प्रॉप जितने भी हैं। फिर प्राइमरी सफिक्स मतलब एन, इन, आइन। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स अभी तक नहीं पढ़ाया तो ज़रूरत नहीं है अभी। तो प्राइमरी सफिक्स में लिख लो एन, इन और आइन। एन, इन और आइन, ठीक है। तो ये है प्राइमरी सफिक्स, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये। ओके, डोंट फॉरगेट इट। अरे रुको, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सो दिस इज द वे टू नेम। ओके, तो अब पहला काम क्या? प्रीफिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट वर्ड हमें कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। यहाँ पर कितने सारे कार्बन एटम्स हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। तो एक के लिए हम क्या यूज़ करते थे? मैथ। तो लिखो मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ। ठीक है, मैथ लिख लिया, हो गया मैथ। अब प्लस दे दो, प्लस। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एल्केन है, एल्केन के लिए क्या लगता है? एल्केन के लिए ए एन ई, तो लगा दो भाई ए एन ई। ए एन ई जोड़ दो इनको, जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? मैथेन नहीं, मीथेन। बन गया मीथेन। हाँ जी, बन गया ना? हाँ। तो इस CH4 का जो नाम है, केमिकल नाम है, वो क्या है? मीथेन। आयुपेक नाम है ये, मीथेन। ठीक है, दिस इज द नेम। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। मीथेन। ओके, तो CH4 के लिए मीथेन। अब CH2 के लिए क्या होगा और CHO के लिए क्या होगा, CH0 के लिए क्या होगा, देखते हैं। आई नो पॉसिबल केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ना। तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं? एक ही है, तो क्या लगेगा? मैथ लगेगा। ओके, मैथ। प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एल्किन के लिए क्या लगता है? ENE, तो लगा दो ENE। ENE क्या हो जाएगा? मिथीन। ठीक है, कैसा नाम है ना नाम भी अजीब है, फालतू नाम है, मिथीन, है ना? कैसा
पॉइजन जैसा कुछ लग रहा है ना। हाँ, मीथेन। अच्छा, तो इसका नाम है मीथेन। तो इसका नाम निकाल सकते हो, आई होप। क्या होगा? मीथाइन। कैसे दिखाता हूँ। कितने सारे कार्बन एटम्स है? एक ही है भाई, तो मैथ ही लगेगा। बेचारा मैथ हमेशा लग रहा है, तो मैथ लगा दिया प्लस। अब एल्काइन है, तो एल्काइन के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है, प्राइमरी सफिक्स, वो होता है आइन। सेकेंडरी सफिक्स अभी नहीं है, आइन होता है, तो आइन लगा दो भाई। आइन, वाइन नहीं है, बता रहा हूँ फिर से, आइन है। तो प्लस करने के बाद हो जाता है मिथाइन। ठीक है, मिथाइन ऐसा होता है इसका नाम। ठीक है भाई, मिथाइन कैसा लगा? अच्छा है ना? हाँ, मिथाइन। ठीक है, मिथाइन। तो इसमें से कौन सा वाला पॉसिबल है? सिर्फ मीथेन पॉसिबल है, बाकी के पॉसिबल नहीं है, बिकॉज भाई बॉन्ड्स बनाने के लिए तो भाई कार्बन एटम्स 2 चाहिए मिनिमम, है ना। ओके, तो जब n होगा 1 तब हमको मीथेन और मिथाइन मिलेगा। इसमें से मीथेन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डन। ओके, बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो रहा है क्या? ठीक है, तो n का वैल्यू 1 जब होगा तब ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा रुको, इसको हम अभी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं, ये तो केमिकल फार्मूला है, इसके बहुत सारे फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कॉन्डेंस्ड फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसको करने का। तो मैं यहाँ पर आपको बस और सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखा देता हूँ कैसा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन CH4 क्या होगा? ये कुछ दिखने में ऐसा होता है। C मतलब कार्बन, बीच में कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एक और बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और चौथा बॉन्ड भी बनाया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ओके, सो ऑल टुगेदर कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 1 2 3 4, मतलब उसने ठीक ठाक बनाया ना, उसको 4 बॉन्ड बनाना पड़ता है और 4 ही बॉन्ड उसने बनाया। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और हाइड्रोजन के 1। तो हाइड्रोजन ने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो वो डुप्लेट बन गया। इसने भी, ये भी डुप्लेट बन गया, ये भी डुप्लेट बन गया, ये भी डुप्लेट बन गया, और फिर कार्बन ने इन सब से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो पूरा मिलाकर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट हो गया। तो ऐसे इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिल के बनाया, तो हाइड्रोकार्बन बन गया एक कंपाउंड, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका कंडेंस्ड फार्मूला है ये, दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला, और केमिकल फार्मूला भी कहते हैं इसको, कंडेंस। अच्छा, ओ, मीथेन के केस में आप मीथेन के केस में सिर्फ ऐसा होता है कि केमिकल फार्मूला और कॉन्डेंस्ड फार्मूला दोनों एक बराबर ही होते हैं, CH4 ही होता है, लेकिन बाकियों के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इसके केस में ऐसा है। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया अभी कैसे होता है, और इसका एक और है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम n का वैल्यू 2 करते हैं तब क्या होगा? n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, नाउ व्हाट कंपाउंड विल वी गेट? और इसका नाम क्या होगा? नामकरण भी करेंगे और इसको लिखेंगे भी कैसे। n का वैल्यू 2 बिठा दो उस फॉर्मूले में, तो हो जाएगा C2H6। ये एल्केन वाले पार्ट में है, एक ग्रुप में, और एल्कीन वाले ग्रुप में हो जाएगा ये C2H4, और एल्काइन में C2H2। तो क्या सारे के सारे पॉसिबल्स हैं? क्या सारे के सारे केसेस पॉसिबल हैं? हाँ जी, हाँ जी पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है। कैसे दिखाता हूँ रे?
सो ये बन गया C2H6, ये C2H4 और ये C2H2। अब इनको हमें क्या करना है, नामकरण करना है, फिर इसका हम स्ट्रक्चरल कॉन्डेंस्ड फार्मूला सब दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसको हम नामकरण करते हैं। सबसे पहले नामकरण करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रूट वर्ड क्या है, क्योंकि प्रीफिक्स नहीं है। रूट वर्ड है C2 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एथ। तो लिख दो भाई एथ, और सॉरी एथ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एथ। अरे यार, एथ प्लस। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एल्केन के लिए ANE, बस ANE लगा दिया, प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, इथेन। बन गया इथेन, बस इथेन बन गया। तो इस वाले हाइड्रोकार्बन का नाम है इथेन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका देखते हैं, ठीक है। इसमें भी C2 है, मतलब एथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है कि एल्किन के लिए क्या सफिक्स यूज होता है, ENE। तो क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है, इथीन हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें भी C2 है, मतलब एथ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एल्काइन है, और काइन के लिए, मतलब एल्काइन वाले ग्रुप्स के लिए क्या होता है, आइन यूज़ होता है, मतलब YNE सफिक्स यूज होता है ना। ये हो जाएगा इथाइन, ठीक है, ये हो जाएगा इथाइन, ठीक है, इथाइन हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है भाई, बता दो थोड़ा सा। इसका अरे क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कुछ ऐसा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो कैसा होता है। C2H6 कैसे करना है, पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको 2 कार्बन दिखाना है ऐसे। अब ये कौन से वाले ग्रुप से है, एल्केन में क्या होता है, 1 सिंगल बॉन्ड। तो इनके बीच में तुम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड दिखाते हो या फिर दिखाने वाले हो, और बाकी क्या होता है, हाइड्रोजन। तो अब तुम हाइड्रोजन किसी भी मर्जी दे सकते हो। सपोज हाइड्रोजन इसके साथ है ऐसे, फिर इसके साथ फिर से है ऐसे। और ध्यान रखना कि ये जो कार्बन है इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, याद रखना। तो देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, सेकंड बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, थर्ड बॉन्ड फिर से हाइड्रोजन के साथ, और फोर्थ बॉन्ड एक और हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो 4 बॉन्ड बन गए। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है ये भी सेम केस करेगा, सेम बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हो गया। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कॉन्डेंस्ड फार्मूला भी है। कॉन्डेंस्ड फार्मूला क्या है वो दिखाता हूँ। तो कॉन्डेंस्ड फार्मूला के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे। C के साथ कितने सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, 1 2 3, तो आपको लिखना पड़ेगा CH3 बॉन्ड। यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के, 1 2 3, इसमें भी CH3। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, CH3 बॉन्ड विथ CH3, या फिर तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, कैसे, C2H6 बस C2H6 बस, यही होता है, ठीक है। इसको भी हम कहते हैं कॉन्डेंस्ड फार्मूला। C2H6 भी कॉन्डेंस्ड है। कॉन्डेंस मतलब क्या, एकदम कॉम्प्रेस, एकदम छोटा सा फार्मूला, कॉम्पैक्ट फार्मूला, ओके। तो कॉन्डेंस फार्मूला इससे होता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा बीच में, ठीक है। C2H6 भी लिख सकते हो, या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड, ओके। ये कॉन्डेंस फार्मूला है। अभी इथीन के बारे में देखते हैं। इथीन, अजय भाई तेरे को नामकरण हो चुका है, तेरे को अभी दिखाता हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे तेरे को दिखाऊंगा ना। आइए, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका कुछ ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो पहले तुम कार्बन एटम 2 है तो दिखा दो 2 कार्बन एटम। अब 2 कार्बन एटम के बीच में क्या बोला था, डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड दिखाओ यार। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। अब तुमको 4 हाइड्रोजन एटम दिखाने हैं, कैसे। सपोज तुमने यहाँ से इसके साथ एक बॉन्ड कर दिया हाइड्रोजन का, इसके साथ एक कर दिया,
और इसके साथ ऐसे कर दिया और इसके साथ ऐसे कर दिया। अब तुम बोलोगे भाई तुमने इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया? मेरे लाल, मैंने तुमको क्या बताया था? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिया और क्या बचा? और 2 बॉन्ड बचा। थर्ड वाला बॉन्ड इसने इसके साथ किया और फोर्थ बॉन्ड इसने इसके साथ किया। अगर मैं यहाँ पर एक और बॉन्ड देता तो क्या ये होता? नहीं होता, बिकॉज कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली देखो इस वाले कार्बन को, इसने इसके साथ 2 बॉन्ड बनाया, इसके साथ थर्ड वाला और इसके साथ फोर्थ वाला, तो 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं। बस ये इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कॉन्डेंस फार्मूला क्या है? कॉन्डेंस फार्मूला है सी के साथ कितने सारे हाइड्रोजन हैं? 2, तो CH2। बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। इसके बाद फिर से क्या है? CH2। बस ये फार्मूला है कॉन्डेंस फार्मूला। या फिर लिख सकते हो डायरेक्ट C2H4, बस, और कुछ नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो C2H4 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, समझ गया भाई, समझ गया, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला SF, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और ये CF मतलब कंडेंस्ड फार्मूला, याद रहेगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ओके, नाउ इथाइन। इथाइन के बारे में देखते हैं भाई। इथाइन, इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कैसा होगा? इथाइन मतलब क्या? एल्काइन वाले ग्रुप से। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत होती है यार, ये तो पढ़ा था। ये देखो, 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हुम? 2 कार्बन एटम्स। तो 2 कार्बन एटम लिखाओ, बिकॉज यहाँ पर 2 ही कार्बन एटम्स हैं, तो 2 ही कार्बन एटम दिखाना पड़ेगा हमें। तो 2 कार्बन एटम दिखाया, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3। अब बाकी कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो सपोज मैंने इसको ऐसे दिखाया यहाँ पर और इसको ऐसे दिखाया। अब तुम बोलोगे भाई साहब मैं चाहता तो क्या यहाँ पर एक और हाइड्रोजन दे सकता है इसके बाद, मतलब इस वाले साइड की जगह पर मैं क्या यहाँ पर दे सकता था? नहीं। क्यों नहीं? देखो, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है इस वाले कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर तुम यहाँ पर एक और दोगे तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, इसलिए सिमिलर केस में ये भी यहाँ पर 3 बॉन्ड बना चुका है और यहाँ पे चौथा बॉन्ड बनाता है। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन, ठीक है। इथाइन सिंपल है, इजी है, सिर्फ समझना है। अब कॉन्डेंस्ड फार्मूला क्या है? कॉन्डेंस्ड फार्मूला देखो, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो CH, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, तो 3 बार बॉन्ड दिखाओ और फिर से CH, बस हो गया कॉन्डेंस्ड फार्मूला ये। या फिर यूज़ कर सकते हो ये वाला जो ओरिजिनल हमको मिला C2H2, ये भी कॉन्डेंस्ड फार्मूला ही है। ओके, क्लियर हुआ क्या? हो क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मीथेन में तुम लिख दो, मीथेन का जो कॉन्डेंस्ड फार्मूला है वो CH4 ही है। ओके, अच्छा, अब बाकी क्या है एक और कर लेता हूँ, ठीक है। जब 3 कार्बन एटम्स होंगे तब क्या होगा? इसके बाद आज का वीडियो हम एंड करने वाले हैं। ओके, अब n का वैल्यू अगर 3 हो जाता है तो क्या हो जाता है? देखते रहिए, देखते रहिए। n का वैल्यू 3, तो एल्केन वाले फार्मूला में बिठाओ तो C3H8 होगा, C3H8। और एल्कीन वाले में बिठाओगे तो C3H6। और एल्काइन में बिठाओगे तो C3H4। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो ये C3H8, C3H6 और ये C3H4। नामकरण करते हैं, नामकरण कैसे? C3 हुआ मतलब 3 कार्बन एटम हुआ, तो क्या बोलते हैं इसको? वो रूट वर्ड क्या है? प्रॉप।
तो प्रॉप लिख लिया, प्लस एल्केन कैटेगरी से है तो सफिक्स क्या होता है, ANE, क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम है प्रोपेन। अब इसमें देखते हैं एल्कीन वाले ग्रुप में। एल्कीन में इसमें भी 3 कार्बन है तो प्रॉप यूज़ होगा और रूट वर्ड प्रॉप होगा और सफिक्स क्या होगा एल्कीन के लिए, ENE, मतलब प्रोपीन। अब ये एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन में 3 ही कार्बन आइटम है तो प्रॉप ही रहेगा रूट वर्ड। और एल्काइन के लिए क्या यूज़ होता है सफिक्स, आइन, तो इट इज़ प्रोपाइन। ठीक है, सारे के सारे केसेस पॉसिबल है। ओके, नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो कार्बन 3 है तो पहले 3 कार्बन ऐसे दिखाओ, दिखाने के बाद एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके बीच में, तो कार्बन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन है 8 तो दे दो भाई अपने मर्ज़ी से, इस कार्बन के साथ एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऐसे, मतलब तुम्हारे मर्ज़ी से दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जिससे कि सारे के सारे कार्बन्स सिर्फ और सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाए मैक्सिमम, और नहीं। ठीक है, तो हमने दे दिया, देखो कैसे, ठीक है क्या या नहीं, देखो कैसे। तो देखो इस कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक बनाया, यहाँ पर एक बनाया, यहाँ पर बनाया, 4 बना लिया, डन। फिर इस कार्बन ने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है। फिर इस वाले कार्बन ने 1 2 3 4 बनाया, बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये तो करेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसा है। ठीक है, दिखने में सुंदर लगता है ना। अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसा है, कंडेंस फार्मूला दिखने में थोड़ा सा कम्पैक्ट लगता है। देखो कैसे, पहले लिखो C के साथ कितने सारे हैं, C 3 है ना हाइड्रोजन एटम, तो CH3 लिखो। फिर ये वाला बॉन्ड दिखाओ, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद इस वाले पे केस में ऐसा, इस वाले पार्ट में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है तो CH2। फिर ये वाला बॉन्ड दिखाओ, ये वाला सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। इसके बाद कार्बन के साथ 3 एटम्स हैं तो CH3, CH3 CH2 CH3, ये कंडेंस फार्मूला, या फिर Ca3H8 भी कंडेंस फार्मूला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो। अब प्रोपीन की बारी है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ना, हाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, याद रखना। ठीक है, सो डबल बॉन्ड तुम दे सकते हो कैसे, पहले 3 कार्बन आइटम है तो 1 2 3 डबल बॉन्ड होना चाहिए एक के बीच में, है ना। तो तुमने दे दिया सपोज ऐसे, इसमें सिंगल बॉन्ड दिया और इसमें डबल बॉन्ड दे दिया, बिकॉज एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही है, तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तुमने दिया। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक 1 डबल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, तब ये प्रोपीन होगा, एल्कीन वाले ग्रुप में आएगा, है ना। ओके, और बाकी के हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है टोटल, तो गिन के लिखना, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ पर एक दिया और यहाँ पर एक दिया, ठीक है। अब देखो ठीक हुआ कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं, देखो कंफर्म करो। ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर 2 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 4 बॉन्ड हो चुका है। ओके नाइस। यहाँ पर इस कार्बन ने यहाँ पर 1 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर 3 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, डन। तो ये करेक्ट है। अब चाहो तो इसको यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड देकर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे सकते हो, ठीक है। तब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पलट जाएगा, ठीक है ना। मतलब तब यहाँ पर एच नहीं होगा, तब यहाँ पर एच होगा, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी देख सकते हो, लेकिन याद रखना एक डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा तुमको कार्बन एटम्स के बीच में। अब कॉन्डेंस फार्मूला कैसा होगा, फिर से देखो, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लिपटे हुए हैं तो लिख दो CH3,
फिर ये वाला बॉन्ड दिखाओ, ये वाला है ना, इसमें क्या है CH है तो CH लिख दो। डबल बॉन्ड दिखाओ, फिर से CH नहीं, यहाँ पर कितने हैं CH2 है, देखो इसमें C के साथ H, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, ठीक है, ये गलती मत करना, ठीक है, ओके। या फिर लिख सकते हो C3H6, ठीक है, दोनों ही कॉन्डेंस फार्मूले में इंक्लूडेड है। प्रोपाइन की बारी, प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन दिखाओ। अब एल्काइन में 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, तो तुमको एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखाया और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। अब बाकी का हाइड्रोजन होगा बस, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर एक दिया, फिर यहाँ पर एक दूंगा, और ओ सॉरी यहाँ पर नहीं दूंगा, यहाँ पर तो देने से तो नहीं होगा, यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर लाइक दिस, ओके। अब ना देने का भी रीज़न है, देखो कैसे, यहाँ पर कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया, ओके डन। यहाँ पर कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया और यहाँ पर बाकी के 3 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड टोटल हो चुके हैं। इस वाले कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया और बाकी के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स बना चुके हैं, मतलब 3 बॉन्ड बना चुके हैं, मतलब 4 बॉन्ड टोटल, नाइस हो गया। नाउ कंडेंस्ड फार्मूला, यहाँ पर कार्बन के साथ कितने सारे हाइड्रोजन है, 3, तो लिख दो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड मतलब ये वाला, इसके बाद एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को दिखाओ और यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो CH बस, या फिर C3H4, ये दोनों ही कॉन्डेंस फार्मूले हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको करने का टेक्निक आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही भयंकर टेक्निक है ये, काम आएगा आपको, आपका, ठीक है, अरे यार काम आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर EDS, देखो तो प्रोपेन के लिए लिखता हूँ, ठीक है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं, तुम इसको कॉपी कर लो, स्ट्रक्चरल फार्मूला को पेंसिल से करना, ठीक है, एग्जाम में कॉपी कर लो, बिठा दो, बिठाने के बाद क्या करना रहता है, देखो अभी दिखाता हूँ, रुको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर को, हो गया। देखो ये जो बॉन्ड्स है ना, ये जो तुमको दिख रहे हैं ना स्ट्रेट लाइंस, इनको तोड़ दो बीच में से तोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। अभी तो तुमको एक डॉट डॉट टाइप कुछ मिला है ना, डॉट डॉट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा लाइन मिल जाता है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे तो मिला है ना, वो होंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, वो होंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे, ठीक है, और इसमें बीच में भी ऐसा कुछ बाकी है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का यहाँ पर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, X से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4, लाइक दिस। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन डुप्लेट हो गया, ये वाला हाइड्रोजन डुप्लेट हो गया, कार्बन के एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ये भी हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, ठीक है, ये भी डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया। अब बचा क्या, कार्बन्स, है ना, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, ऐसे दूर रखा करो, ठीक है, इसको नहीं तो एकदम
मैसी हो जाएगा बहुत, लाइक दिस। ओके, अब गौर से देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और अपना, ये अपना अपना अपना, और ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का, और इस वाले कार्बन से एक और इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। करने के बाद ये बन जाएगा ऑक्टेट। देखो कैसे बन गया ना ऑक्टेट, ये बन गया है कि नहीं, देखो बन गया ऑक्टेट है। देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बन गया ऑक्टेट। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी ऐसा ही करेगा, देखो कैसे, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। तो इसने अपना तो आउटर मोस्ट शेल में 4 है ही, और हाइड्रोजन से 2 लिया, और इस वाले कार्बन से 1 लिया, और इस वाले कार्बन से 1 लिया, तो 8 हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल में, मतलब शेयर किया, सिंपल सी बात है। अब ये वाला कार्बन भी सेम करेगा। ओके, इसने भी ऐसे ही किया बॉन्ड, देखो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो भी बन गया क्या, ऑक्टेट। कैसे, उसके पास खुद का 4 था, उसने इस 3 हाइड्रोजन से लिया इलेक्ट्रॉन, शेयर किया, और इस वाले कार्बन से शेयर किया, और बन गया ऑक्टेट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो फिर अभी हम प्रोपीन का करते हैं, प्रोपीन का क्या होगा। ठीक है, प्रोपीन का भी सेम टेक्निक है, क्या, इसको कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। जगह नहीं होगा ना इसमें, इसे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बोला था, बॉन्ड्स को बीच में से तोड़ दो, मतलब रब कर दो पेंसिल की मदद से। ठीक है, ऐसे करके रब कर दिया, ऐसे, अरे कुछ ज़्यादा रब हो गया वो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हो गया। तो यही है वो इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 4, हाइड्रोजन का 1 1, इस कार्बन का 4, और इस वाले कार्बन का भी 4, तो ये हाइड्रोजन हो गया डुप्लेट, ये हाइड्रोजन हो गया डुप्लेट, ये हाइड्रोजन हो गया डुप्लेट, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। ओके, नाउ कार्बन वाले कैसे डुप्लेट ऑक्टेट होते देखो। ज़्यादा हो गया, फिर से ज़्यादा, नो मैसी हो गया, मैसी टाइप हो गया ज़्यादा, इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ओके नाइस, ओके हो गया। हाँ, इसके बाद देखो, ये जो कार्बन है ये खुद का 4 है, इस वाले हाइड्रोजन से लिया, इस वाले हाइड्रोजन से लिया, इस वाले हाइड्रोजन से लिया, और इस वाले कार्बन से लिया, तो बन गया ऑक्टेट। लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, ऑक्टेट बन गया। अभी ये जो कार्बन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो उसने तो इसने अब खुद का ये 4 है इसके पास, 1 2 3 4, खुद का 4, इस वाले कार्बन एटम से लिया, इस वाले हाइड्रोजन एटम से लिया, और इस वाले कार्बन एटम से 2 लिया,
शेयर किया, ओके, लिया नहीं मतलब शेयर किया। करने के बाद ये ऑक्टेट बन गया, ठीक है, ये ऑक्टेट बन गया। अब ये कार्बन आइटम भी सेम ऐसे ऑक्टेट बना वो, ठीक है, ये कार्बन आइटम ऐसे ऑक्टेट बना, खुद का 4 था, फिर इस वाले हाइड्रोजन से लिया, इस वाले हाइड्रोजन से लिया और इस वाले कार्बन आइटम से 2 लिया, तो ऑक्टेट बन गया आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ओके, नाउ EDS ऑफ प्रोपाइन, ये भी इजी है, देखो कैसे करना है। बस स्ट्रक्चर को कॉपी करना है आपको, स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, स्ट्रक्चर को कॉपी करना है। करने के बाद बॉन्ड्स को मिटा देना है बीच में से थोड़ा सा ऐसे करके, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। और इसमें बीच में से एकदम खिंचा करके चला जाओ, और इसको बीच में थोड़ा सा, हाँ। तो देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, क्रॉस दे देता हूँ, ठीक है, इसको क्रॉस से डिनोट करवाता हूँ, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4। तो जगह नहीं ज़्यादा, फिर भी दिखाता हूँ। देखिए, ये डुप्लेट बन गया हाइड्रोजन, 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 और बाकी के कार्बन्स देखो कैसे होते हैं ऑक्टेट। थोड़ा सा फिर से गैप चाहिए होगा। अब देखो, ये कार्बन यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, अपना भी है, और इस वाले कार्बन से भी लेगा, लेकर वो बन जाएगा ऑक्टेट, ठीक है। देखो कैसे, खुद का है, ओके, 4, खुद का 4 है आउटरमोस्ट शेल में, फिर इस वाले हाइड्रोजन से लिया, इस वाले हाइड्रोजन से लिया, इस वाले हाइड्रोजन से लिया, और इस वाले कार्बन आइटम से लिया, तो बन गया ऑक्टेट, आउटरमोस्ट शेल में 8 हो गया। फिर ये वाला कार्बन आइटम, ये वाला कार्बन आइटम देखो कैसे बन बनाता है, ऐसे, कैसे, देखो, ये कार्बन आइटम खुद का उसका 4 है पहले आउटरमोस्ट शेल में, फिर यहाँ से 1 लिया इस कार्बन आइटम से, और इस वाले कार्बन आइटम से 3 लिया, ओके, तो बन गया ऑक्टेट। अब ये जो कार्बन आइटम है ये कैसे बना, देखो, ये कार्बन आइटम बना कुछ ऐसे, like this, okay, it is now very difficult to understand, now it is okay again, थोड़ा बड़ा करके देना पड़ेगा आपको इसको मार्क इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये वाला कार्बन कैसे बना, खुद के पास 4 था, इस हाइड्रोजन से लिया, और इस वाले कार्बन आइटम से 3 लिया, तो ऑक्टेट बन गया, ठीक है। तो ऐसे बन गया अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, प्रोपीन और प्रोपेन, ओके। बाकी की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बाकी जितना डेक तक जाता है तो आपको डेक तक करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चेन्स के बारे में, स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, मतलब रिंग वाला। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को हम यहीं पर डी एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन एल्काइन, जो डिफरेंस है कैसा होता है कार्बन का, ओके, कंपाउंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।